हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द कन्वर्सेशन विद जितेंद्र दीक्षित। इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि हमको अपने रिलेशनशिप्स, अपने दोस्ती कैसे मेंटेन करनी चाहिए। ही शेयर्ड अ लॉट्स ऑफ इनसाइट्स। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी। ही even talked about the foreign trips or the foreign culture, the difference between India and the other countries, and we also talked about the problems that the generation is facing and the solution he can give to this generation. So let's go back to the podcast and don't forget to subscribe the channel. Okay, thanks. ये दूसरे पार्ट में तो अब हम बात करेंगे इसमें जितेंद्र दीक्षित जी की पर्सनल लाइफ के बारे में। तो जितेंद्र दीक्षित जी, आप से पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी इस जर्नी में सबसे बड़ा हाथ, कहा जाता है कि एक व्यक्ति के ऊपर उसकी माँ का हाथ हो तो सारी दुनिया उसके साथ रहती है। तो आपकी माँ ने आपकी कैसे हेल्प की? श्रेयांश जी, जो आपने कहा कि हर व्यक्ति के ऊपर उसकी अगर माँ का हाथ है तो सक्सेस तो उसके पास आनी ही है, इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके मेरी माँ का हाथ हमेशा रहता है हम लोग सक्सेस पे। तो हम तीनों भाइयों पर, हमारे परिवार पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और जब भी कोई चीज की मार्गदर्शन, कोई जरूरत पड़ती है, वो समय समय बताया करती हैं। और घर के कहते हैं नहीं, घर के बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बच्चों के ऊपर हमेशा होना चाहिए। उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट करने से हमेशा आपको आगे तरक्की मिलनी है, जो अपना हमारा मानना है। हम्म, तो और मम्मी जी का मार्गदर्शन हमारी हमेशा, मम्मी जी हमारे बहुत अच्छे दिल की हैं। वो हमेशा हम लोगों को सही चीजों को बताना बचपन से ही, कि ये नहीं करना है, अच्छा होता है, ये गलत होता है, ये सही होता है। तो जहाँ गलत हैबिट्स हैं उनको डांट कर हम लोगों को बचपन से ही गलत हैबिट नहीं पड़ने दी आज। तो उन्हीं का नतीजा है कि आज हम लोग जहाँ पर बैठे हैं, एक अच्छे समाज में, एक अच्छे समाज के साथ में काम कर रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है, मेरी माता जी का। मेरी माता जी का नाम श्रीमती उषा दीक्षित है। हम्म, अच्छा। तो आपकी शादी कब हुई? श्रेयांश जी, मैं आपको बता दूं, मेरी शादी सन 2011 में हुई, 2011 में। हम्म, ये आपका 6 मई, 6 मई 2011। अच्छा। तो क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं कि उनके आने से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, क्या पॉजिटिव्स आए? शादी के बाद लगभग शादी के बाद सबकी लाइफ में एक ही तरह पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। मेरा भी बहुत पॉजिटिव रहा। और कहीं ना कहीं चीज हर हर आदमी की लाइफ में चेंजेस आते हैं। हम जब शादी हुई तो हम लोग हमारा पुराना जो घर है वो लक्ष्मी टाकी के पास में है। वहाँ ये पे उन वहाँ ये पे था। उन्नाव में? हाँ, उन्नाव में ही है, आदर्श नगर में लक्ष्मी टाकीज आदर्श नगर में है। तो वहाँ पे हम लोग सब लोग एक साथ, सभी भाई आज भी हम लोग एक साथ ही रहते हैं, एक ही घर में। और पहले भी एक ही घर में रहते थे। तो वो घर जो था वो काफी छोटा होता था 2011 में। तो उसी घर में जब मेरी शादी हुई तब हम सब लोग उसी घर में रहते थे। काफी मेरे हिसाब से कई 800-900 स्क्वायर फीट का घर है वो। तो सब लोग उसी में रहना एक साथ सब कुछ। तो मेरी वाइफ की बात जहाँ तक करते हैं तो वो बहुत कोऑपरेटिव नेचर की। कभी उन्होंने ये फरमाइश नहीं की, नहीं हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए, हमें ऐसा कमरा होना चाहिए। कभी उन्होंने हमारी सारी चीजों में उन्होंने विड्रॉ किया और फैमिली के साथ एडजस्ट किया। और समय समय पे हमें पूरा, जहाँ पे भी जैसे हम कोई काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमेशा समर्थन किया सब चीजों का कि नहीं, निगेटिविटी लाने की कोई आवश्यकता नहीं, पॉजिटिव आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस बिजनेस में तो यह चीज चला करते हैं। हम्म, और हमारी घर की फैमिली में महिलाओं का बिजनेस से ज्यादा लेना देना रहता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को अपने अपनी जिम्मेदारियां, खुद की अपनी जिम्मेदारियां घर की हैं। ओवरऑल हमारे घर में, हमारे यहाँ पे हमारे खुद के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। तो बड़े बेटे का नाम आराध्य है, छोटे का नव्यांश है। ये दोनों स्कूलिंग कर रहे हैं इस समय। बड़ा बेटा हमारा 6 में है, छोटा सेकंड में है। यही पास में ही वीरेंद्र स्कूल जाते हैं सब दोनों बच्चे। बेटी हमारी भी छोटी है, वो अभी लास्ट टाइम 2021 में हुई है। हम्म, तो
उसका नाम है अक्षता। तो अभी अभी स्कूल जाने का उसका भी नंबर आ रहा है। बाकी मेरे घर में छोटा मोटा एक ग्राउंड भर के बच्चे तो रहते ही हैं। वो कैसे मैं आप क्लियर कर दूं। मेरे घर में छोटे वाले भाई के दो बच्चे हैं, धर्मेंद्र जी के। उनके भी एक बेटा एक बेटी है। और उसके बाद में सत्येंद्र जी के दो बच्चे हैं, छोटे 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 सीतू भैया। तो ओवरऑल 7 चिल्ड्रन हमारे घर में हैं। तो छोटा मोटा ग्राउंड की हमें, हमारे के घर में एक छोटा ग्राउंड है, और कोई टीम अपने खुद बच्चे सब बना लेते हैं, आपस में खूब इंजॉय करते हैं। हाँ हाँ, तो तो मतलब घर में एक इंटरेक्टिव माहौल रहता है, किसी बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ता कि आई नीड टू इंटरेक्ट विद दोज पीपल। मतलब हर में घर में हमेशा तफरी मजाक चला ही करता होगा। हाँ, तो सब बच्चे पढ़ने के समय पढ़ाई और खेल के समय खेल अपने घर में, क्योंकि आसपास हमारे यहाँ पे घर बना हुआ है छोटे चौराहे के पास में। कोई प्ले ग्राउंड नहीं होने की वजह से तो बच्चे बाहर रोड पे नहीं खेल सकते। तो रोड पे घर है, इस वजह से बच्चे घर में खूब इंजॉय करते हैं। और तो कुल मिला के सब अभी आपको मैंने बोला कि आपने पूछा था कि आपकी वाइफ का क्या रोल रहता है। अभी हम लोग एक अभी फिटनेस क्लब भी चला रहे हैं इस टाइम पे। तो वेलनेस क्लब चल रहा है, हेलो वेलनेस क्लब के नाम से हमारा एक क्लब भी चलता है। इसका हम्म। मॉर्निंग का टाइम रहता है 7 से 9 बजे का। हमारे हेलो मोबाइल वाला शोरूम के जस्ट सामने मैंने खोला है। तो अब मैं अपनी हेल्थ को लेके भी बहुत कॉन्शियस हो गया हूँ पिछले 2 साल से, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। तो हेल्थ बगैर सब बेकार है, क्योंकि जब हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो सब ना पैसा को कभी कोई काम आएगा ना कोई काम आएगा। तो इसलिए हेल्थ के प्रति मैं बहुत कॉन्शियस हो गया हूँ। हम्म। क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था, करीब 95 kg वेट हो गया था मेरा। अब मैं अपना वेट फिर से 85 पे ले आया हूँ, और मुझे अभी भी कम से कम 10 kg वेट कम करना है, श्रेयांश जी। हम्म। सही है। फिटनेस इज द थिंग टू अचीव, एवरी पर्सन शुड अचीव दैट। ये यस। आपके हाथ में क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इसका कलर टेक्सचर देख के कंफ्यूजन हो सकता है, बता सकते हैं? अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं। मैंने सोचा शायद आप मैं कुछ स्टोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं समझ। नहीं नहीं। ये जो मैं पी रहा हूँ मैं आपको बता दूं, एक हाँ। ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि शायद उसमें कॉपीराइट वगैरह लग जाए। तो इससे एक ब्रांड है, और आजकल लगभग लगभग आप सब एफ्रेस के नाम से आता है, तो उसको एफ्रेस बोलते हैं। तो वही एफ्रेस है, मैं एफ्रेस पी रहा हूँ। और कभी भी हल्का सा भी मुझे लगता है कि नहीं, जैसे लोग आजकल चाय पीते हैं हर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में, तो मैं चाय ना पी के एफ्रेस पीता हूँ। और इससे बहुत एनर्जी मिलती है मुझे, और एनर्जी ड्रिंक है ये। जी श्रेया जी। अब आपसे एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ में आखिर फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है आपके? कौन से दोस्तों की, दोस्त भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं जिंदगी का, तो आपके दोस्तों ने कैसे सपोर्ट किया, कैसे साथ दिया? क्योंकि अगर दोस्त नहीं तो मजा नहीं लाइफ में, ये कहा ही जाता है। तो कौन है आपके बेस्ट फ्रेंड्स, और उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, बेस्ट फ्रेंड तो एक्चुअली मैं आपको श्रेया जी क्लियर कर दूं। मैं पहले जब छात्र संघ मैंने जब पीजी किया है डीएसएन महाविद्यालय से, तो वहाँ पे मैंने इलेक्शन में भी शामिल हुआ वहाँ पे। और हम्म। वहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, डीएसएन महाविद्यालय हमारे उन्नाव में है। तो जनरल ओ। सेक्रेटरी रहा हूँ सन 2004 में, मैं क्लियर कर दूं आपको। तो दोस्त तो मेरे लगभग लगभग सब, बहुत दोस्त के अगर नाम लूंगा तो उनमें मैं काउंट नहीं करा पाऊंगा गिनती में, क्योंकि वो हम्म। सैकड़ों में है। और हम्म। सब मेरे वेल विशर हैं। तो नाम लेना किसी का वो होगा। और बहुत सारे नियरेस्ट भी हैं जो आज भी मिलते हैं, और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि अगर वो अच्छे दोस्त ना होते तो आज मैं कॉलेज टाइम पे मैंने, उसमें मुझे याद है इससे जनरल सेक्रेटरी का चुनाव था, और सन 2004 में 1321 वोटों से मैं चुनाव जीता था, मुझे याद है। बाप रे, बहुत और सही। उस समय पे मुझे याद है कि लगभग लगभग 80 से 85% वोट जो थे वो मुझे मिले थे, सारे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के। तो उनका बहुत सहयोग था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, गर्ल्स एंड बॉयज। उसके अलावा हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड बहुत सारे, उनका सबका सहयोग रहता था। उसी उसी उन्हीं के सहयोग की वजह से मैं चुनाव जीता। और आज भी वो सब दोस्त जो कई कई मुझे कॉलेज छोड़े 18-20 साल हो रहे हैं, आज भी मिलते हैं हम लोग एक साथ, वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। और वो हम्म। सब यादें ताजा हो जाती हैं। तो बहुत ही गोल्डन मोमेंट्स रहे कॉलेज के समय के। जी श्रेयांश जी। तो
मतलब कॉलेज की यादें। हाँ, कॉलेज एक ऐसा पल होता है जहाँ पे खूब सारी यादें बनती हैं, खूब सारी सीखें मिलती है। अब थोड़ी सी बात करें आपके बिजनेस वेंचर्स के बारे में, बिजनेस ट्रिप्स के बारे में। तो पहले तो मैं बिजनेस के बारे में बात करूंगा। अभी मोबाइल इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी रूल कर रही है? कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, आप पूछ रहे हैं? रूल कर रही है, राजा कौन है अभी वहां पर? हाँ बिल्कुल सही है, ये बहुत ही लॉजिकल आपका क्वेश्चन है श्रेयांश जी। इस समय अगर कहेंगे तो मतलब आईफोन तो आप ग्लोबली आप देखोगे, आईफोन तो नंबर वन ब्रांड रहता है ओवरऑल। और एक और इसके अगर बाद ही आप एक और क्वेश्चन आएगा मेरा कि आईफोन ऐसी कौन सी चीज है कि भाई हर आदमी, कुछ लोग तो किडनी बेचने को तैयार है कि भाई मुझे आईफोन लेना है, तो क्या रीजन है उसका? नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं आपकी एक्चुअली में क्या है कि मेरा जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है, आईफोन जो फोन बनाता है उनका एक अपना मोनोपोली है, अपना एक उनका सॉफ्टवेयर है जिसपे वो बराबर काम करते हैं। नई नई चीजों को एड ऑन करना है उनको। जो मार्केट में जो चीजें चाहिए, समय के साथ साथ अपने मॉडल्स को उन्होंने अपडेट किया है। हर साल आईफोन अपने नए मॉडल्स उतारता है। तो देखिए, आईफोन अपनी जगह पे बिकता है क्योंकि अपने इंडिया की जो सोसाइटी है वो अभी रूरल पे बहुत ज्यादा है। मैं आपको क्लियर कर दूं श्रेयांश जी। अराउंड तो 70% हाँ, हाँ, हमारी अभी गाँव राइट। में ही है। तो एक्चुअली में अभी हम लोग आईफोन यहाँ पे इसलिए इतना ज्यादा नहीं बिकता है। इंडिया में बिकता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। ग्लोबली तो बहुत बिकता है, इंडिया में बिकने लगा है, मार्केट बढ़ रहा है दिन पर दिन। बट अपने यहाँ पे अन्य ब्रांड्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर का है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इजी होता है। हर व्यक्ति उसको ऑपरेट कर सकता है, अनलिटरेट हम्म, पर्सन या लिटरेट पर्सन, कोई भी हम्म, उसको ऑपरेट कर सकता है। थोड़ा सा इजी है, फ्रेंडली होता है। तो कहीं ना कहीं जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, लगभग सारी कंपनियां एंड्रॉयड एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हैं। और अभी अभी कुछ कंपनियों ने एआई फीचर भी ऐड ऑन किया है फोन्स में। तो कहीं ना कहीं जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नए नए मॉडल्स पे वो एड ऑन करके दे रहे हैं। क्योंकि अगर जो नए फीचर्स अभी, अब आप सोचिए, सन 2011 में जो फोन होता था, मैं मुझे याद है उसमें 512 GB का, वो मतलब MB का रैम होता था। बहुत कम, मतलब एक दो गाने डाल दो तो गाना वो आपका फोन फुल हो जाता था। आज 512 GB हो गया MB से। हम्म, आप अभी 1 TB तक फोन आने लगे हैं। तो समय के साथ कंपनियों ने अपने आप में बदलाव किया है। बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं जिसमें आप ब्रांड्स के नाम लूंगा तो बहुत सारे जो इंडियन मार्केट में इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, जिसमें हम्म, कि ओप्पो है, वीवो है, टेक्नो है, और सैमसंग है, MI है, रियलमी है, और बहुत सारे ब्रांड हैं। मैं नाम हो सकता है भूल रहा हूँ, एक दो चार कंपनियों के। बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि समय के साथ साथ, और मैं क्लियर कर दूं, इन सब ब्रांड्स में आपके जितने ब्रांड हैं ओवरऑल, क्या नाम है, अब तो अपनी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपनी खुद की, क्या नाम है, मेड इन इंडिया। यूनिट लगा दी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी है ये नोएडा वगैरह में। तो पहले की अपेक्षा अब यहाँ पे हम लोग फोन बना के, इंडिया से फोन बना के हम लोग ग्लोबली भेज रहे हैं बाहर। ये भी बड़ी बात है। अब अपने बहुत बड़ी बात। प्राउड फील है अपने कंट्री के लिए। और मैंने बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी भी है, मैं अपने सामने मैंने देखा है, नोएडा वगैरह में जाके देखा आया हूँ। हम्म। तो ये बदलाव है ओवरऑल। तो फैक्ट्रीज का एक्सपीरियंस कैसा था? श्रेयांश जी, अगर फैक्ट्री का एक्सपीरियंस आप कहेंगे तो बहुत अच्छा था। टेक्नोलॉजी देख रहा था कि टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। और मैंने देखा कि वहाँ पे जो इसका मोबाइल का बोर्ड बनता है, हम्म, उसमें छोटी छोटी चिप्स होती हैं, जो कि जो इनकी विदाउट, मतलब आप ये समझिए कि वो उसमें अंदर बोर्ड जाता है, और जो भी चिप लगनी होती है मशीन से चिप लग के आगे बढ़ जाता है। ओवरऑल किसी को कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक। और इससे सबसे बड़े हमें एक चीज अच्छी लगी कि ओवरऑल यहाँ पर जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली तो इंडियन पर्सन को बहुत सारे जॉब्स मिले। हम्म। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी थी वो भी कम हो रही है। और देश के लिए प्राउड की बात है कि हम लोग यहाँ इंडिया से बना के दूसरे देशों में फोन बेच रहे हैं, भेज रहे हैं। प्राउड फील है हम लोगों के लिए। हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मोबाइल, जो कि हमने यस। सोचा ही नहीं था।
अगला क्वेश्चन ये है कि जियो 2016 में जियो का बूम आया, एकदम से इंटरनेट के यूजर्स बढ़ गए, इतना सस्ता नेट दे दिया कि अब शायद 10 रुपए में एक चाय नहीं आती, लेकिन 10 रुपए में आपको 1.5 GB इंटरनेट तो मिल जाना है। तो जियो की वजह से आपके बिजनेस में कुछ फायदा हुआ? हाँ श्रेयांश जी, जैसा आपने कहा कि 2016 में जियो आया, बहुत बूम आया। हाँ मुझे याद है कि 2016 में जब जियो सी यू कैन कंटिन्यू। मार्केट। हाँ बोलिए। श्रेयांश जी आप क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि जियो 2016 में आया। हाँ मैं क्लियर क्लियर। हम्म। तो जहाँ तक आप 2016 की बात करते हैं, जियो इंडियन मार्केट में आया था। उस टाइम पे मुझे याद है इंडस्ट्री 2G से 3G आई, अब 3G से 4G। तो 3G से जो 4G की तरफ इंडस्ट्री मूव हो रही थी, तो उस समय पे बहुत सारे कस्टमर्स को नए फोन्स की आवश्यकता थी। 3G फोन्स को कस्टमर चेंज करके 4G की तरफ जा रहा था। तो इंडस्ट्री काफी बूस्ट हुई, बिजनेस काफी बढ़ा, और बहुत सारे नए कंज्यूमर जुड़े हम लोगों से, क्योंकि जियो ने टोटल 3G से 4G पे अपना नेटवर्क चेंज किया था, अपडेट किया था। तो इंडियन इंडस्ट्री थी, टेलीकॉम सेक्टर, वो पूरा चेंज होके उसको जाना, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है आपका टेलीकॉम सेक्टर, और बहुत बड़ा बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं जियो ने जो ये स्कीम लाई थी उसका बहुत फायदा हुआ लोगों को। और सारे नेटवर्क जितने भी प्रोवाइडर थे, उन्होंने सब अपनी इंडस्ट्री को 4G पे किया। इसका फायदा यहाँ के लोगों को, यहाँ के छोटे छोटे व्यापारियों को मिला, और नेट की स्पीड बढ़ी पहले की अपेक्षा, और बहुत फायदा रहा। मुझे पता चला कि आप राजीव मखनी जैसे भी मिले हैं, आपकी सोशल मीडिया पे उनके साथ फोटो पड़ी है, तो उनके साथ मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रेयांश जी। राजू मखनी जी से मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। एक कंपनी के टेक्नो मोबाइल का एक मीटिंग थी वहाँ पे। मुझे होटल का नाम उसमें याद नहीं आ रहा है। अभी रिसेंटली 1 डेढ़ साल पहले मैं गया था, तो 1 साल पहले की बात है। तो राजीव मखनी जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और राजीव मखनी जी के बारे में आप तो देखा ही होगा कि कोई भी नया गैजेट्स आता है उसका अनबॉक्सिंग करना, उसके बारे में बताना, उनका एक्सपीरियंस शेयर करना। तो बहुत ही अच्छे अच्छे पर्सनालिटी हैं वो। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, फ्यूचर के बारे में बताया कि और क्या आने वाला है, क्योंकि वो लोग सब टोटल प्लानिंग रखते हैं कि आगे क्या आने वाला है। उनसे बहुत ही अच्छा ज्ञान नॉलेज की बातें मिली हमें। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं अजय मकनी जी। अच्छा, धन्यवाद। जी तो फैमिली। अब ये पूछना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने बहुत सारी ट्रिप्स कर रखी हैं विद इन इंडिया, यू आर अ ट्रेवलर। आप मतलब आपके जितने बारे में आपके बारे में पता चला मुझे अपने सूत्रों से कि आप महीने में एक ना एक बार या 2 महीने में एक ना एक बार बाहर जाते ही हो। खाटू श्याम जो एक धार्मिक स्थल है, वहां आपका जाना पक्का रहता ही है। आप फॉरेन ट्रिप्स भी कर चुके हो, दुबई, मलेशिया। तो ये सब बताओगे? सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि दुबई, मलेशिया में वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ से कैसे डिफरेंट है? जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि खाटू श्याम जी की बात की आपने, तो खाटू श्याम जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वो कहीं ना कहीं हमें पीछे से, हमें कहीं हमको वो पावर देते हैं कहीं ना कहीं। मुझे खाटू श्याम जी, मैं सन 2017 या 16 में, 17 में पहली बार गया था। वो जो हमारे बहनोई साहब लखनऊ में रहते हैं, वो श्याम मित्र मंडल है लखनऊ का, उन्हीं के साथ में मैं फर्स्ट टाइम गया था। और उस समय से मैं जुड़ गया था वहां से, श्याम बाबा खाटू श्याम से। तो उसके बाद से मैं फर्स्ट टाइम तो उन्हीं के साथ में गया, फिर मैं धीरे धीरे जाता रहा। और फिर एक समय ऐसा आया कि मैं लगभग हर महीने खाटू श्याम मंदिर जाता हूँ। तो हम्म। कहीं ना कहीं जब मुझे लगता है कि कुछ हमें कुछ एनर्जी की कमी लग रही है, कोई चीज की आवश्यकता है, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, दर्शन करके आता हूँ, और एक नई पॉजिटिविटी के साथ फिर लौटता हूँ, और फिर अपने काम में लग जाता हूँ। और नेक्स्ट बात आपने करी, शायद आपने भी फॉरेन कंट्रीज वगैरह के बारे में पूछा आपने। तो वहाँ के बारे में आपको बता दूं कि मैं थाईलैंड है, और
मलेशिया, सिंगापुर और दुबई के बारे में आपने पूछा। तो हमें जो वहाँ पे देखने से मालूम पड़ता है कि अपने देश की अपेक्षा वहाँ पे क्या बेहतर है। मैंने एक चीज देखा कि वहाँ के लोग नियमों को मानते हैं। कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी नियम होगा उसको फॉलो करते हैं। और या फिर क्लीनिंग की बात करें तो क्लीनिंग के मामले में भी बहुत अच्छा है वहाँ पे। वहाँ हम्म। प्रॉपर वो लोग अपने जो भी कहीं पे रोड, हम लोगों ने देखा कि अपने यहाँ पे लोग रोड पे थूक देते हैं या मसाला खा के थूक देते हैं। ये कल्चर अपने यहाँ यूपी और बिहार में ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, बट स्पेशली कानपुर और इज बदनाम फॉर दैट। नहीं, मैं शुरू हाँ शुरू हाँ, बताइए। श्रेयांश जी, मैं बता दूं कि मैं बाहर गया तो अपने यूपी बिहार में क्या है कि हम लोग कोई भी चीज खाएंगे उसको मसाले पे ले लेते हैं कि तो कभी डस्टबिन में नहीं थूकेंगे या कूड़ा नहीं डालेंगे। बट अदर स्टेट में भी गया हूँ मैं तो वहाँ पे काफी साफ सफाई रहती है। बट अब पहले से अब यूपी बिहार में भी बदलाव आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि रीजन क्या है, साफ सफाई को लेके लोग यहाँ के भी जागरूक हैं। मैं बता दूं आपको कि आज से 10-15 साल पहले हम कानपुर रेलवे स्टेशन जाते थे तो वहाँ स्टेशन पे ट्रेन की पटरी पे इतनी गंदगी होती थी कि उधर हम देख नहीं सकते थे। बट अब स्वच्छता अभियान को लेके यहाँ के लोग जागरूक हुए हैं। कानपुर शहर और नौ लखनऊ सब जगह बहुत ज्यादा जागरूकता हुई है। हम्म। तो मैं कहूंगा कि यहाँ की अपेक्षा वहाँ के बाहर के लोग साफ सफाई पे ध्यान देते हैं। सरकार के गवर्नमेंट के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करते हैं। और मैं कहूँ तो क्या नाम है, ट्रैफिक के नियम होते हैं बहुत सारे ऐसे जो पे वहाँ पे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ के लोग हार्न यूज नहीं करते हैं। मतलब हार्न बहुत ही रेयर यूज करते हैं। यहाँ हम्म। पे अगर निकलोगे तो आप अगर 2 सेकंड आपने गाड़ी रोक दी तो पीछे से इतनी बयान बजा देगा वो बंदा कि हम्म। आप कान लेके बैठ जाएंगे। तो ये सब बदलाव है वहाँ, यहाँ से वहाँ के। और हमको वहाँ से वहाँ के नियमों को देख के मुझे लगा कि नहीं, अपने को हम लोग को बदलना चाहिए। क्योंकि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हम्म। और बाकी से बहुत सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजी के मामले में भी। अदर कंट्रीज में भी काफी वो लोग काम कर रहे हैं, हमारे देश में भी काम हो रहा है बराबर। और पहले की अपेक्षा काफी बदलाव आया है हमारे कंट्री में। तो ये है ना, और नए नए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है, कहीं ना कहीं नई नई चीजों का नॉलेज मिलता है। तो मैं जब जहाँ मौका मिलता है जाने का, अभी मैं सिंगापुर होके आया हूँ रिसेंटली। हम्म। तो वहाँ का कल्चर मुझे अच्छा लगा कि वहाँ के लोग फिटनेस पे बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा। फिटनेस पे बहुत काम हाँ, तो वहाँ पूरे मुझे सिंगापुर में वहाँ का एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो कि मोटा हो। हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वाह। बहुत ही खान पान पे ध्यान रखते हैं वहाँ के लोग। अच्छी बात है। इंडिया भी एक समय होता था जब वन ऑफ द फिटेस्ट कंट्रीज में गिना जाता था, बट ये टेक्नोलॉजी है जाने के साथ साथ चीजें आसान नहीं, होते मैं गई और लोग आलसी होते गए। ध्यान जी, एक्चुअली में क्या है, आजकल हम लोग जो भी चाइनीज फूड्स हैं और जंक फूड्स हैं, तो ये यंग जनरेशन वो उस पर बहुत उसकी ओर जा रही है। मैं एक अपना छोटा सुझाव या यंग जनरेशन को कहूंगा कि जंक फूड चाइनीज फूड्स इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, कभी कभार ले लेना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और हर व्यक्ति को इन 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे अपने शरीर के लिए, क्योंकि हम अपनी फैमिली के लिए, समाज के लिए, सबके लिए काम करते हैं, पर अपने शरीर के लिए 1 मिनट भी नहीं निकालते हैं। तो इसलिए अपने शरीर की फिटनेस के लिए 1 घंटे जरूर देना चाहिए। जी श्रेयांश सही जी। कहा। सही कहा आपने, बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब हम जैसे कि अब पॉडकास्ट के एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? हेलो मोबाइल वाला दूसरे शहरों में एक्सपैंड करेगा या यही रहेगा, क्या है एक्सपेंशन के कुछ श्रेयांश भी? जी, अगर दूसरे शहरों में जाने की बात करें तो अभी अभी प्लान कर रहे हैं हम लोग। और दूसरे शहरों में जाने के लिए उसके लिए हम लोगों का इंटरनल काम चल रहा है। और समय समय के साथ साथ मैं आपको उसके लिए अपडेट करूंगा, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो उसके लिए अपडेट करूंगा, हाँ आपको हाँ बताऊंगा हाँ, ये हमारी ये क्या है। बातचीत ऐसे एक दो पॉडकास्ट से नहीं खत्म हो सकती, हम 3 4 5 6 पार्ट फ्यूचर में बनाते ही रहेंगे। काफी लंबी चौड़ी बात चलती रहेगी हम लोगों हाँ की। हाँ हाँ। एक और क्वेश्चन है, हम मतलब एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो भगवान जी के साथ खत्म करूंगा। श्याम बाबा के साथ क्या रिश्ता है? लाइक स्पिरिचुअलिटी ने सक्सेस दी, भगवान ने देखिए सक्सेस दी? जहाँ तक देखिए देखिए मैं आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आखिरी में किया। श्याम बाबा की बात करेंगे तो
वहां पे जाके निःशब्द हूँ, देखिए, क्योंकि वहां पे कुछ कहना, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं, कहीं ना कहीं हमें मार्ग दिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि क्या करना है। और जब मुझे मुझे लगता है कि ये काम हमारा अब नहीं होने वाला है, तो मैं बाबा का नाम लेता हूँ, उन्हीं का स्मरण करता हूँ कि अब आप ही मुझे बताओ, मेरी जो नैया है वो आप ही पार लगाओ, क्योंकि हमारे श्याम बाबा हारे का सहारा है। तो उनका स्लोगन ही, जब आप उनके मंदिर जाएंगे, आप पूरी दुनिया में कोई किसी मंदिर के बाहर नहीं लिखा है कि हारे का सहारा, और खाटू श्याम मंदिर में बाहर लिखा हुआ है हारे का सहारा। तो मेरा बाबा हारे का सहारा है। तो बाबा के पास जब हारा हुआ व्यक्ति कोई भी हो, वहां जाए और बाबा के पास जाके अपनी क्या अर्जी लगाए, तो वहां से जीत के आएगा, हार के नहीं आएगा। तो हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अब लास्ट क्वेश्चन है पॉडकास्ट का, और इसी से हम पॉडकास्ट भी खत्म करेंगे। क्वेश्चन ये है कि यह एक आपकी एक एडवाइस चाहिए आजकल के यूथ के लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमसे बड़ों के लिए, आपसे छोटों के लिए, कोई एडवाइस जो उनके लिए, उनके जीवन में उनको फॉलो करने पे काम आए। आप अगर एडवाइस की बात करेंगे यूथ के लिए, तो यूथ को एक्चुअली में क्या होता है, मैंने देखा है आजकल की यूथ इस समय पर, जैसे ही यंग जनरेशन होती है, तो ओवरऑल वो अपनी पढ़ाई के साथ में वो अदर चीजों पे बहुत, हमने देखा यूथ गलत मार्गों पे जा रहा है। यूथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं ना कहीं एजुकेशन पे समय ना दे के अन्य चीजों में इंटरफेयर कर रहा है, जो कि नहीं सही है। मैं उन चीजों का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो अपनी पढ़ाई, आपकी जो उम्र होती है, मैं कह सकता हूँ एज तो मोटा मोटा मान लीजिए 12 13 से लेके 17 18 तक कह सकता हूँ, या 19 20 तक। इस उम्र में आपको अपने को बहुत बचा के रखना है। आपको अपनी फैमिली मेंबर, मदर फादर, आपके बड़े भाई भाई भैया भाभी, और उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि उन्होंने वो उस एज से निकले हैं, और उन्होंने भी बहुत चीजें फेस करी हैं, तो वो सही मार्गदर्शन करेंगे आपको। समाज में आजकल मैंने देखा है, नई नई उम्र बच्चे वाइन शॉप के बाहर खड़े होकर वाइन खरीद रहे हैं, या कहीं ना कहीं गलत मार्ग पे जा रहे हैं। तो आपको अपने को गलत रास्ते पे नहीं ले जाना है। उस उम्र में अगर आप अपने को बचा ले गए, तो आप कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। और हाँ, मैं जानता हूँ कि इस टाइम, इस उम्र में स्ट्रगल डेज होते हैं, बहुत मेहनत करनी होती है। आजकल के यूथ सोचते हैं कि नहीं, बहुत जल्दी सक्सेस पा लें। कोई भी, आप अगर किसी भी सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी उठा के देखेंगे, चाहे वो कोई भी ए टू जेड, मैं बहुत सारे नाम लूंगा तो सैकड़ों होंगे, तो उन्होंने, अगर उनकी स्ट्रगल स्टोरी उठा के देखेंगे, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा। और स्ट्रगल करने के बाद आज वो यहाँ पे इस मुकाम पे आके बैठे हैं, जो आज प्रदेश में, देश में और दुनिया में राज कर रहे हैं। हम्म। तो सयान जी, मेरा यही कहने का मतलब था कि यूथ को अपने एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर उनका इंटरेस्ट किसी भी क्षेत्र में हो, वो स्पोर्ट्स पे होना चाहिए, वो या अन्य किसी टेक्नोलॉजी के काम में होना चाहिए। हाँ, गलत मार्ग पे नहीं जाना चाहिए। वो आप, बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। हम्म। तो धन्यवाद आज आपके हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। पहले एपिसोड में पार्ट 2 खत्म हुआ। धन्यवाद आज आपका। कोई लास्ट श्रेयांश जी, नोट। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस लायक समझा, आपने हमें इस पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में हमें लिया। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning.